हेलो दोस्तों, एक रोचक कहानी जो थोड़ी लंबी जरूर है पर है मज़ेदार और ज्ञानवर्धक। अकबर और बीरबल। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सारे दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे कि अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, बीरबल, कई दिनों से एक सवाल मुझे काफ़ी परेशान किए जा रहा है। शायद तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब हो। बीरबल ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, आप अपने सवाल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का वाजिब जवाब देने की। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह मालूम करना है कि इस दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख किस देश में रहते हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे संसार के सारे देशों में घूम घूम कर वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लेनी होगी और यह यात्रा पूरी करने में मुझे कम से कम 3 साल तो लग ही जाएगा। अकबर ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 2 साल की मोहलत देता हूँ। आज से ठीक 2 साल बाद यहाँ आकर सारे दरबार के सामने अपना जवाब देना। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, तो फिर जहाँ पन्ना मुझे इजाज़त दे, मैं घर जाकर अपनी यात्रा की तैयारी करता हूँ। यह कहकर बीरबल ने दरबार से विदा ली। बीरबल को गए हुए पूरे 3 हफ्ते गुजर गए थे और अकबर को बीरबल के बिना दरबार में सूनापन महसूस होने लगा। बादशाह सलामत आंखें मूंदकर ये सोचने लगे कि बीरबल न जाने इस समय किस देश में होगा कि अचानक दरबार में होने वाली खुशर पुशर ने उनकी आंखें खोल दी और अकबर ने अपने सामने बीरबल को हाथ जोड़कर खड़ा पाया। अकबर ने अचंभित होकर पूछा, अरे बीरबल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए और मेरे सवाल के जवाब का क्या हुआ? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है और इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। तो फिर बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? अकबर ने अधीरतापूर्वक पूछा। बीरबल ने विनती की, हुजूर, पहले वचन दीजिए कि मेरा जवाब सुनकर आप मुझे किसी भी तरह का दंड नहीं दीजिएगा। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। अब तो बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? अकबर ने कहा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सरकार, दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ख हमारे ही देश हिंदुस्तान में रहते हैं। पर बीरबल, बिना किसी और देश गए सिर्फ 3 हफ्तों में तुमने ये कैसे जान लिया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मूर्ख रहते हैं? अकबर ने खोजते हुए पूछा। हुजूर, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि पिछले 3 हफ्तों में मैंने क्या क्या देखा और मैंने जो भी कुछ देखा है उसी के आधार पर आपके सवाल का जवाब दिया है। यह कहते हुए बीरबल ने अपने पिछले 3 हफ्तों की दास्तां बयां करनी शुरू कर दी। उस दिन दरबार से जाने के बाद मैं सीधा घर गया और बोरी बिस्तर बांधकर अगले दिन सुबह सुबह ही विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़ा। 2 दिन की घुड़सवारी के बाद एक छोटे से नगर में पहुंचा तो देखा कि गुस्से से तमतमाते हुए लोगों की एक भीड़ सड़क पर खड़े वाहनों को आग लगा रही थी और साथ ही साथ ईंट पत्थर मारकर दुकानों को तोड़ने में लगी हुई थी। मैंने भीड़ में से एक युवक को कोने में खींचकर पूछा कि यह तो सब क्यों किया जा रहा है। पता चला है कि नगर में पीने के पानी वाले कुएं में एक चूहा पाया गया है। बस नागरिकों को आया गुस्सा। पहले तो नगर अधिकारी जमकर पिटाई की और फिर तोड़ फोड़ में लग गए। मैंने पूछा कि आखिर चूहे को कुएं में से निकाला किसने? तो जवाब मिला कि चूहा तो अभी
उसी कुएं में मरा पड़ा है और उसे निकालना तो सरकार का काम है। खैर, मैंने गुस्से से लाल पीली भीड़ को समझाने की कोशिश की कि इस तोड़ फोड़ में से तो उन्हीं का नुकसान होगा। अगर सारे वाहन जला दिए तो क्या गधे पर बैठकर जगह जगह जाएंगे? दुकानें और दुकानों में रखा सामान तुम्हारे जैसे नागरिकों की ही संपत्ति है। उसे जलाने से आखिर नुकसान किसका होगा? ये सुनना था कि सारी भीड़ भी चिल्लाते हुए कि मैं एक निकम्मा सरकारी जासूस हूँ मेरी तरफ डंडे लेकर दौड़ पड़ी। सरकार में से किसी तरह जान बचाकर भागा और पास ही कहीं एक सराय में जाकर छुप गया। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया और मैं भगवान से मना रहा था कि हिंदुस्तान की सीमा पार होने से पहले मुझे अब कोई और बेवकूफ़ी भरा नज़ारा देखने को न मिले। पर जहाँ पन्ना शायद ही ऊपर वाले को इतनी नीचे से कही गई फरियाद सुनाई नहीं दी। अगले दिन जब मैं मूडगढ़ पहुंचा तो क्या देखता हूं कि युवकों की एक टोली कुछ खास लोगों को चुनकर पीट रही है। मैं एक घायल को ले जाकर चिकित्सालय गया तो पता चला कि सारे चिकित्सक हड़ताल पर हैं और किसी भी मरीज को नहीं देखेंगे। खैर, उस घायल को चिकित्सालय में ही छोड़कर बाजार की तरफ चल पड़ा जरूरत का कुछ सामान खरीदने के लिए। बाजार पहुंचा तो सारी दुकानें बंद हैं और कुछ एक जो खुली हैं उनके दुकानदार अपनी टूटी हुई टांगों को पकड़कर अपनी दुकानों को लूटता हुआ देख रहे हैं। पता चला कि वो लोग बंद में एक हिस्सा न लेने की सज़ा भुगत रहे हैं। सारी स्थिति से मुझे एक नौजवान अवगत कराया जो उस समय एक दूसरे युवक की पिटाई करने में जुटा हुआ था। उसने बताया कि जहाँ पन्ना अकबर ने 2 दिन पहले घोषणा की कि 80% सरकारी नौकरियाँ पिछड़ी जाति के लोगों को ही दी जाएंगी, उसी के विरोध में पिछड़ी जाति के युवकों की पिटाई की जा रही है और पूरे नगर में सब हड़ताल पर हैं। मैंने उस युवक से कहा कि इन पिछड़ी जाति के युवकों को पीट कर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे पीटना ही है तो उसे पीटो जिसने ऐसी घोषणा की है। और हड़ताल और बंद करने में से तो हम जैसे साधारण नागरिकों को ही तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरी बातों को अनसुना करके वो एक खुली हुई दुकान की तरफ लाठी लेकर दौड़ पड़ा। हुजूर, मैंने मन ही मन सोचा कि यहाँ एक नागरिक तो मूर्ख है ही, पर यहाँ का शासक तो महामूर्ख है। जैसा दिमाग में इस तरह का वायात ख्याल आया, बस सरकार मैंने आगे जाना व्यर्थ समझा। मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका था और मैंने वापस आना ही उचित समझा। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर थोड़ी देर शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बीरबल के पास आकर बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे बहुत बड़ी राहत मिल गई है। बीरबल ने भ्रमित होकर अकबर की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। अकबर ने खुलासा किया, बीरबल, अगर इस देश के प्राणी इतने मूर्ख न होते तो मैं इन पर शासन कैसे कर पाता, और जब तक यह मुल्क मुर्गियों से भरा रहेगा तब तक हम और हमारी पीढ़ियां यहाँ राज करती रहेंगी। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है तो तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे बच्चों को कौन कौन सी नौकरी करनी है? कल को जहांगीर बादशाह बनेगा और तुम्हारे बच्चे शानो शौकत से उसके दरबार में काम करेंगे। आरक्षण करने से मुझको यह फ़ायदा हुआ है कि मूर्खी की एक टोली अब मूर्खी की 2 टोलियां में बट गई है। इन्हें जितना बांटते जाओगे शासन करने में उतनी ही आसानी होगी। बीरबल, तुम्हारे जवाब ने मेरे दिल पर से एक काफ़ी बड़ा बोझ हटा दिया है। बीरबल के भी ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और उसने मुस्कुराते हुए पास में रखे मंदिरा के प्याले को मुंह से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।